वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है बुक वन के चैप्टर सत्ता के नए केंद्र, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो होगा दक्षिण कोरिया या साउथ कोरिया। इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सारी वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिलेगी। जो कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं जैसे दक्षेश या सार्क वाला और जापान वाला और आज ये साउथ कोरिया वाला, ये तो मैंने इसी चैप्टर के नाम से डाले हुए हैं। बाकी सारे जो वीडियोस थे, क्योंकि वो पहले भी थे, वो टॉपिक जो है सीबीएसई के सिलेबस में या 12th के सिलेबस में, तो वो जो चैप्टर का नाम है वो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है। मैं जल्दी उसको एडिट कर दूंगा, लेकिन आप प्लेलिस्ट में अगर चेक करोगे तो इस चैनल की सारी वीडियो, तो वो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र नाम के चैप्टर से आपको पूरा मिल जाएगा। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, सारे टॉपिक सेम है और सारा जो उसका कंटेंट है सेम है। तो आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है दक्षिण कोरिया या साउथ कोरिया का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और टॉपिक। सबसे पहले हम इसकी भूमिका या इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। दक्षिण कोरिया एशिया का एक संपन्न और विकसित देश है, एक डेवलप्ड कंट्री है। इसका आधिकारिक जो नाम है, ऑफिशियल नेम है, वो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इस देश की आबादी लगभग 51 मिलियन मतलब 5 करोड़ के ऊपर है लगभग। दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में स्थित या लोकेटेड एक देश या कंट्री है। कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिणी अर्धभाग को यह देश घेरे हुए है। दक्षिण कोरिया को ही याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि दक्षिण कोरिया को और क्या बोला जाता है। शांत सुबह की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, तो ये जरूर पूछा जाएगा, तो इसको बड़े ध्यान से याद रखना। शांत सुबह की भूमि के रूप में ही दक्षिण कोरिया या साउथ कोरिया को जाना जाता है, या इस नाम से ये विख्यात है। दक्षिण कोरिया के पश्चिम में चीन है, पूर्व में जापान है और उत्तर में उत्तर कोरिया स्थित है, नॉर्थ कोरिया। देश की राजधानी मतलब दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। सियोल जो ये इसकी राजधानी है, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है जापान के टोक्यो के बाद, और यह एक प्रमुख वैश्विक नगर के रूप में माना जाता है। दक्षिण कोरिया की आधिकारिक ऑफिशियल भाषा कोरियाई है और इसकी मुद्रा का नाम, जो इसकी करेंसी है, वो वॉन है। उत्तर कोरिया इस देश की सीमा, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में बहुत बड़ा विवाद देखने को मिलता है। तो उत्तर कोरिया इस देश की सीमा से, मतलब साउथ कोरिया के एक बॉर्डर से लगता एकमात्र देश जो है वो उत्तर कोरिया नॉर्थ कोरिया है। और दक्षिण कोरिया के साथ उत्तर कोरिया 238 किलोमीटर की लंबी एक सीमा को, बॉर्डर को शेयर करता है। दोनों कोरियाई देश को अगर आप देखो तो यह दोनों कोरिया के बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी देखने को मिलती है, और विश्व की सबसे अधिक सैन्य जमावड़े वाली जो सीमा, जो बॉर्डर है, वो यही उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का है। साथ ही दोनों देशों के बीच एक असैन्य क्षेत्र, नॉन मिलिट्री एरिया भी पाया जाता है। ये है जो हमने अभी इंट्रोडक्शन किया, उसका इंग्लिश कन्वर्जन। अब हम पढ़ते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। शुरू में कोरिया एक राष्ट्र रहा जिस पर 1910 या 1910 में जापान द्वारा कब्जा कर लिया गया था। 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद से कोरियाई प्रायद्वीप को उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में 1950 से 53 के बीच बहुत भीषण युद्ध हुआ था। यूं कह लो कि इस युद्ध में उत्तर कोरिया की तरफ से चीन के सैनिक और सोवियत संघ के हथियार थे, दक्षिण कोरिया की तरफ से अमेरिका और पश्चिमी देश थे, और बहुत भयानक युद्ध हुआ था। यूएनओ ने इस युद्ध में मध्यस्थता की भूमिका के लिए भारत को चुना था, और हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए इस युद्ध के बीच में यूएनओ की तरफ से गए थे। तो ये बड़ा भयानक युद्ध हुआ था। अमेरिका द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, क्योंकि मैंने बताया कि साउथ कोरिया कैपिटलिस्ट पूंजीवादी कंट्री रहा, तो अमेरिका ने इसका पूरा समर्थन किया। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान से कोरिया, मतलब जापान को भी नॉन मिलिट्री एरिया, पिछला जो जापान का वीडियो बताया था उसमें मैंने बता दिया था, और कोरिया मुख्य रूप से दक्षिण में, उत्तर कोरिया में सोवियत संघ के साथ विघटन में लगा हुआ था। तो दक्षिण कोरिया को पूरा समर्थन अमेरिका का रहा,
और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्योंकि जापान ने भी अपना आत्मसमर्पण कर दिया था, उसके बाद से जापान को भी अमेरिकी ही समर्थन मिलता रहा, तो इन दोनों को, दक्षिण कोरिया को और जापान को, अमेरिका का पूरा समर्थन था। तो दक्षिण की तरफ में पूरा अमेरिका का समर्थन था, या दक्षिण कोरिया को अमेरिका का समर्थन था और उत्तर कोरिया को सोवियत संघ का समर्थन था। अमेरिका द्वारा 3 साल के सैन्य प्रशासन के बाद, अमेरिका ने 3 साल तक यहाँ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से काम कराया साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया में, और उसके बाद दक्षिण कोरिया में अपनी सरकार की स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट होती है। कोरियाई युद्ध की शुरुआत पर उत्तर कोरिया और बाद में चीन द्वारा आक्रमण के खिलाफ, मैंने पहले ही बताया कि उत्तर कोरिया की तरफ से सोवियत संघ के हथियार और चीन के सैनिक लड़ रहे थे। तो जब ये कोरियाई युद्ध ख़त्म होता है 1953 में, तो चीन द्वारा और उत्तर कोरिया के खिलाफ दक्षिण कोरिया की रक्षा के लिए, साउथ कोरिया को पूरा प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका ने पूरी तरह से सेना को भेजा था, और आज भी साउथ कोरिया की काफ़ी हद तक मदद अमेरिका करता रहता है। युद्ध विराम या युद्ध को ख़त्म होने के बाद भी दक्षिण कोरिया और अमेरिका दोनों के बीच एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए थे, जो म्यूचुअल डिफेंस एक तरह का एग्रीमेंट समझौता था, और इसको पूरी तरह से साउथ कोरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका ने सदा से पूरी कोशिश की है और समझौता भी रखा है। इसके तहत प्रशांत क्षेत्र में किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो दोनों पर हमला माना जाएगा। मतलब प्रशांत क्षेत्र में अगर बाई चांस कोई साउथ कोरिया पर आक्रमण करता है तो अमेरिका उसे खुद पर हमला मानेगा और बीच में आएगा और उसको प्रोटेक्ट भी करेगा साउथ कोरिया को। तो ये है इसका इंग्लिश कन्वर्जन। अब हम आते हैं दक्षिण कोरिया के पॉलिटिकल ढांचे या स्ट्रक्चर पर, राजनीतिक ढांचे पर। दक्षिण कोरियाई सरकार की संरचना या इसका जो स्ट्रक्चर है वो कोरियाई गणराज्य या कोरिया गणराज्य के संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है या निर्धारित की जाती है। लोकतांत्रिक राज्यों की तरह दक्षिण कोरिया की भी सरकार की, या यूं कह लो शासन के, यहाँ सरकार की जगह आप शासन को इस्तेमाल कर लेना वर्ड को, रूल के 3 अंग बोले जाते हैं, 3 इसकी शाखा विभाजित है। विधायी मतलब वही विधानपालिका, कार्यकारी मतलब कार्यपालिका, और न्यायिक मतलब न्यायपालिका। दक्षिण कोरिया में एक सदनीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। सिंगल हाउस सिस्टम कह लो या एक सदनीय सिस्टम कह लो, उसको शासन प्रणाली को अपनाया गया है। दक्षिण कोरिया पूरी तरह से एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश है। दक्षिण कोरिया में जो सारी शक्तियां लगभग राष्ट्रपति के पास रहती हैं। यहाँ ये राष्ट्रपति की स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको यहाँ सही कर लेते हैं। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, और एक बार जो राष्ट्रपति बन गया वो दोबारा राष्ट्रपति के चुनाव में कभी खड़ा नहीं हो सकता। तो एक व्यक्ति एक ही बार राष्ट्रपति बन सकता है 5 साल के लिए। वर्तमान के जो राष्ट्रपति है उनका चुनाव हुआ था मई 2022 से, और वो है यू सोक योल, ये थोड़ा नाम के प्रोनाउंसिएशन को ठीक से कर लेना, यून सियोक योल, तो ये इनका नाम है। और कई जगह पे नाम कुछ अलग लिखा गया है क्योंकि वो बुक जो है पहले पब्लिश हो गई थी और ये इलेक्शन मई 2022 को हुआ था। तो थोड़ा सा इनको ठीक से याद रख लेना, पहले कौन थे अब कौन थे, आराम से गूगल पे सर्च कर लेना। फिलहाल मई 2022 के बाद से ये हैं। दक्षिण कोरिया की आर्थिक उन्नति और शक्ति, साउथ कोरिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और पावर, यहाँ दक्षिण कोरिया की आपको रियल पता चलता है कि दक्षिण कोरिया को न्यू सेंटर ऑफ पावर क्यों माना गया है। क्योंकि दक्षिण कोरिया अपने आप में आपको देखोगे तो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से बहुत उन्नत और बहुत विकसित देश देखने को मिलता है और बड़ी एक आर्थिक शक्ति है। इसी कारण इसको ऐड किया गया है इस बार के सिलेबस में। दक्षिण कोरिया जितना भी है साउथ कोरिया, बहुत सारी तकनीकी विशेषता जो इसकी टेक्नोलॉजिकली फीचर्स या स्पेशलिटीज़ है उसके लिए जाना जाता है। इसके कार निर्माता को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, होंडाई और किया मोटर्स। ये देखोगे आप इंडिया में बहुत ज़्यादा इनकी कारें चलती हैं। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में इस देश की कंपनियों की और इस देश की बहुत बड़ी महारत है। ग्लोबल ब्रांड आप देखोगे आपके घर में सबके पास ये ब्रांड के आपको फ़ोन और टीवी वगैरह या और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ग्लोबल ब्रांड है, ये है सैमसंग और LG। ये दोनों ही दक्षिण कोरिया या साउथ कोरिया की कंपनी मानी जाती है। सेकंड आता है शिक्षा, एजुकेशन को दक्षिण कोरिया में सफलता के लिए, सक्सेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट माना जाता है।
साउथ कोरिया में करीब 500 विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटीज मानी जाती है और इतनी स्थापित है वहाँ। लोग विदेशों से भी यहाँ पर अध्ययन के लिए पढ़ने के लिए आते हैं। अगर आप दक्षिण कोरिया को देखो तो वर्तमान में प्रेजेंट में एक विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री है। इसका जीडीपी से अगर इसको गणना करो तो क्रय शक्ति के हिसाब से या क्रय शक्ति के आधार पर दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था विश्व की 13वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की संज्ञात्मक के आधार या बेस पर देखो तो 15वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दक्षिण कोरिया की है। नेक्स्ट आता है दक्षिण कोरिया में औद्योगिक विकास, जो इसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर मतलब दक्षिण कोरिया में चीन के साथ साथ 15 और देशों के लोग काम करने आते हैं और वो काम करने के माध्यम से किस नीति के तहत आते हैं? रोजगार अनुमति प्रणाली के माध्यम से आते हैं। एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम के तहत ये लोग आते हैं काम करने के लिए 15 देशों से अलग अलग, और इन 15 देशों में दक्षिण एशिया के या साउथ एशिया के 4 बड़े देशों से भी लोग जाते हैं, जिनमें मुख्य देश हैं आपके नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान। तो आप देखोगे बहुत बड़ा एक रोजगार का हब बना हुआ है। दुनिया भर से लोग यहाँ पर काम करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट या रोजगार के लिए आते हैं। 2008 तक दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था को अगर क्रय शक्ति के हिसाब से या आधार से देखें तो यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था और संज्ञात्मक मामले में यह 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उस वक्त 2008 के अगर बेस ईयर को मानकर चलो तो। 1963 में पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय जो दक्षिण कोरिया की $100 के करीब थी, वो बढ़कर 2005 में प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम $20,000 के करीब पहुंच गई। तो आप देख सकते हो कि इतना बड़ा बूम या कितना बड़ा उछाल आया इनकी पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय में। पिछले 60 वर्षों के दौरान दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था में चमत्कारी परिवर्तन, यूं कह लो कि एक मिरेकल टाइप चेंजेस, मिरेकुलस चेंजेस हुए हैं। 1940 के दशक के दौरान देश की अर्थव्यवस्था, जो साउथ कोरिया की अर्थव्यवस्था थी, वो मुख्य रूप से कृषि, एग्रीकल्चर और हल्के उद्योगों पर आधारित थी, बेस थी। परंतु उसके बाद कुछ आने वाले दशकों के दौरान या डेकेड्स के दौरान हल्के उद्योग और उपभोक्ता उत्पादों पर 1970 और 80 के दशक के दौरान, मतलब 70-80 के दशक जब आते आते क्या हुआ, हल्के उद्योगों और उपभोक्ता उत्पादों का स्थान किन्होंने ले लिया? भारी उद्योगों ने ले लिया। और इन हल्के उद्योगों के स्थान पर या उपभोक्ता उत्पादों के स्थान पर या कृषि के स्थान पर सारा ध्यान दिया गया भारी उद्योगों पर या हैवी इंडस्ट्रीज पर। सारा ध्यान फोकस किया गया, सारा का सारा अपना जितना भी था सब कुछ झोंक दिया कि भारी उद्योगों पर ज़्यादा ध्यान दो, इंडस्ट्रियल पूरी तरह से डेवलपमेंट पर, हैवी इंडस्ट्रीज पर ध्यान दिया गया। 1962 से पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत, वहाँ पर भी पंचवर्षीय योजना 5 ईयर्स प्लान को अपनाया गया 62 से, और वहाँ इसकी शुरुआत की थी राष्ट्रपति पाक चुंग ने। और पाक चुंग ने जो ये पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की, इसके परिणाम स्वरूप या इसका रिजल्ट ये आता है कि दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हुई। बहुत फास्ट या यूँ कह लो रैपिडली, एकदम तेजी के साथ वृद्धि या विकास हुआ और दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था का आकार ही बदल गया। 1960 से 90 के दशक के बीच दक्षिण कोरिया में अभूतपूर्व प्रगति के कारण दक्षिण कोरिया को एशिया में ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग के साथ साथ एक एशियाई चीता माना जाता है। मतलब ये वो देश हैं जो काफ़ी हद तक इकोनॉमिकली बहुत अपने आप में शक्तिशाली बोले गए, और दक्षिण कोरिया को भी इसी दौरान इन तीनों देशों के साथ एशियाई चीता माना जाता है। ये थोड़ा सा इसका कंट्रोवर्शियल पार्ट है जो हमारे को पढ़ना ज़रूरी है। दक्षिण कोरिया और नाभिकीय अस्त्र, साउथ कोरिया एंड न्यूक्लियर वेपन्स। 2004 में दक्षिण कोरिया के साउथ कोरिया के जो अधिकारी थे, ऑफिसर्स थे, उन्होंने ये बात स्वीकार की या एक्सेप्ट किया कि दक्षिण कोरिया या साउथ कोरिया ने 1980 के दशक या डेकेड में
और 2000 में, मतलब पूरे 1980 के दशक में और 2000 में यूरेनियम को समृद्ध करने के लिए हथियार योग्य प्लूटोनियम को प्राप्त करने के लिए परीक्षण या टेस्ट किए थे। मतलब कि दक्षिण कोरिया के अधिकारी या ऑफिसर्स ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, उन्होंने 80 के दशक में और 2000 में यूरेनियम, हम सबको पता है कि ये परमाणु बम बनाने काम आता है, और इसको समृद्ध करके एनरिच करके प्लूटोनियम इत्यादि को प्राप्त करने के लिए परीक्षण किए थे। साफ सी बात है कि दक्षिण कोरिया परमाणु हथियार बनाना चाह रहा था। हालांकि अगर दक्षिण कोरिया की यहाँ राजधानी लिखी है सियोल, तो सियोल के नाम से ही इस पॉइंट को लिख सकते हो। हालांकि सियोल बोलो या दक्षिण कोरिया, बात एक ही है। तो सियोल ने अगर या दक्षिण कोरिया ने साइन कर रखे हैं IAEA या यूँ कह लो NPT पर। NPT मतलब कि नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि, जिसके अनुसार वो या दक्षिण कोरिया परमाणु हथियार नहीं बना सकता। तो जैसे ही ये बात स्वीकार की गई कि वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो सियोल ने या दक्षिण कोरिया ने अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को सूचित नहीं किया था इस बारे में, और इस हिसाब से दक्षिण कोरिया ने परमाणु अप्रसार संधि NPT मतलब कि नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी का उल्लंघन किया था। सितंबर 2004 को IAEA, जो अभी हमने ऊपर देखा, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी के विशेषज्ञ जो स्पेशलिस्ट थे, वो दक्षिण कोरिया गए और वहाँ पे उसके संवर्धन कार्यक्रम, जो यूरेनियम एनरिचमेंट या यूरेनियम के संवर्धन का कार्यक्रम था, उसके बारे में पूछताछ करने के लिए गए थे। और वहाँ पूछताछ के दौरान उन्होंने देखा कि देश की परमाणु सुविधाओं का उन्होंने वहाँ दौरा किया, सर्वे किया, और वहाँ इस दौरान सर्वे के दौरान उन्होंने देखा और उसके बाद सुझाव दिया कि हाँ, दक्षिण कोरिया के यूरेनियम संवर्धन को अगर आप कार्यक्रम या प्रोग्राम को ठीक से देखें तो आप पाएंगे कि हाँ, उसका एक सैन्य पहलू भी था। तो पूरी तरह से ये बात क्लियर सी हो गई थी कि हाँ, जो साउथ कोरिया या दक्षिण कोरिया यूरेनियम प्रोग्राम या यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम, यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम चला रहा है, उसका कहीं ना कहीं वो मिलिट्री यूज़ करने की कोशिश या सैन्य इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। अब हम आते हैं दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति पर, मतलब कि साउथ कोरिया की इंटरनेशनल प्रेजेंस पर। दक्षिण कोरिया के 191 देशों के साथ राजनयिक या पॉलिटिकल संबंध या रिलेशन मौजूद हैं। 1991 के बाद से दक्षिण कोरिया संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन का भी मेंबर है। हालांकि आप कहोगे कि इतनी देर में क्यों बना, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो विवाद था उसके कारण लंबे समय तक ये इसका मेंबर, मतलब UN का मेंबर नहीं बना। और इसके बाद जब यह उत्तर कोरिया के साथ साथ ही UN का सदस्य या राज्य बन गया था। दक्षिण कोरिया ने 1988 के ग्रीष्मकालीन जो समर्स के ओलंपिक थे उनको, और 2002 में विश्व कप सॉकर टूर्नामेंट, हम सबको पता है फुटबॉल का फीफा का जो सॉकर वर्ल्ड कप होता है, जिसकी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दबदबा माना जाता है खेल का, उस टूर्नामेंट का भी जापान के साथ सह मेज़बानी, मतलब जापान और कोरिया ने, साउथ कोरिया ने मिलकर मेज़बानी की थी फीफा वर्ल्ड कप 2002 की। और इसके अलावा 2011 में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेज़बानी भी या होस्टिंग भी की है। ये है अभी हमने जो ऊपर 2 पॉइंट किए उनका इंग्लिश कन्वर्जन। इसके अलावा दक्षिण कोरिया ने 2018 में शीतकालीन ओलंपिक, जो विंटर के ओलंपिक होते हैं, उनकी मेज़बानी या होस्टिंग भी की थी, जो 9 फरवरी से 25 फरवरी तक दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग क्षेत्र में हुआ था। दक्षिण कोरिया संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन, विश्व व्यापार संगठन या WTO, OECD, DAC, आसियान +3, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और G20 का सदस्य या मेंबर भी है। तो आप देखोगे बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस और अपने आप में माने हुए कुछ संगठन हैं आर्थिक और राजनीतिक तौर पर, उनका दक्षिण कोरिया मेंबर है, सदस्य है। यह एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC
और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य या एस्टेब्लिश करने वाला राष्ट्र या नेशन भी है। 1 जनवरी 2007 को दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री बान की मून यूएन के महासचिव रहे थे। 10 साल तक यूएन के महासचिव दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री बान की मून रहे और यह 31 दिसंबर 2016 तक उस पद पर काम करते रहे। ये है इंग्लिश कन्वर्जन जो अभी हमने ऊपर 3 पॉइंट डिस्कस किए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। तो मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।